जय हिंद। मैं आशीष सिंह एमकेसी परिवार में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सोमालियाई सी पायरेट के संदर्भ में। आप लोग जैसा जानते हैं कि सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं वो किस प्रकार से आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय जल व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। इन्हीं के संदर्भ में आइए हम लोग अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सोमालिया सी पायरेट, आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक बड़ा जहाज है और इस जहाज को पूरी तरह से रेकी करके वहाँ के जो लोकल सी पायरेट्स हैं उसको रॉबर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर इसकी लोकेशन क्या है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो पूरा का पूरा आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया की स्थिति को अगर हम देखें तो ये एक जानवर के सींग की तरह है, अर्थात अफ्रीका का पूर्वी भाग जिसे हम ईस्ट अफ्रीकन पेनिनसुला कहते हैं, और इसमें स्थित जो देश हैं इसमें एरिट्रिया है, जिबूती है, इसी प्रकार सोमालिया है और इथियोपिया है। इन चार देशों के ग्रुप को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूरी तरह से प्रभावित रहता है समुद्री लुटेरों से। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। यहाँ पर आप देखिएगा तो इधर की तरफ रेड सी आपको मिल जाएगा और ये गल्फ ऑफ अदन लिखा है और ये इंडियन ओशन है। इसका मतलब ये है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यह लाल सागर, अदन की खाड़ी तथा हिंद महासागर के द्वारा तीन ओर से घिरा हुआ है। जिसमें सोमालिया की अगर हम खास तौर पे बातचीत करें तो सोमालिया को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा सोमालिया का मैप आपको दिख रहा है और यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है बरबरा। पोर्ट का नाम है बरबरा। तो यहाँ से शुरुआत होती है सोमालिया के समुद्री लुटेरों की कहानी। कहा जाता है कि यहाँ पर जो दूसरे देशों के लोग थे या बिजनेसमैन थे, वह इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट था या फिर जो वेस्ट था उसको समान रूप से इस तट पर पूरी तरह से डंप करते रहते थे। जब धीरे धीरे जो वेस्ट था, इंडस्ट्रियल वेस्ट था, वो डंप होने लगा तो समुद्र तट पर जो वहाँ के मछुआरे थे उनको पता चला कि धीरे धीरे यहाँ पर मछलियों का जीवन संकट में होने लगा। इसलिए सोमालिया के जो लोकल फिशरमैन थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इसके खिलाफ उन्होंने बगावत करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी ये प्रचलन जारी रहा। इसके परिणाम स्वरूप ये जो लोकल फिशरमैन थे, ये ऑर्गेनाइज्ड जो एक समूह था, ग्रुप था, उस ग्रुप के माध्यम से उन्होंने जहाज़ों को हाईजैक करना स्टार्ट कर दिया। 1990 के दशक में ये जो पायरेसी वाला सिस्टम था वो इतना तेज़ी के साथ बढ़ गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो समुद्री व्यापार थे या समुद्री परिवहन था उसको उन्होंने पूरी तरह से प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लोकेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप सीधे समझिए कि यहाँ पर दिया है हिंद महासागर और गहताबे यानी गल्फ ऑफ अदन के पास स्थित यह क्षेत्र सोमालिया के प्रमुख समुद्र तटों क्षेत्रों, मोगादिशु के आसपास समुद्री से लेकर बोसा सासो तथा कुशमायो जैसे दक्षिणी तटीय क्षेत्रों तक फैलता है। तो ये कुल मिला के जो लोकेशन हमने आपको बताया उसी का कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ हिस्ट्री। 1991 में सोमालिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसमें सरकारी नियंत्रण को कमजोर किया और विभिन्न युद्ध समूहों तथा जातीय गुटों के बीच संघर्ष ने देश में अराजकता फैलाई। समुद्री लुटेरों का उदय 1990 के दशक में हुआ और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित करना प्रारंभ कर दिए। तो ये एक बिल्कुल सटीक स्थिति में आपके सामने देख रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से अंजाम देते हैं, आखिर किस प्रकार से जो समुद्री लुटेरे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूर्ण रूप से अंजाम देते हैं। इसको समझने के लिए इस डायग्राम के माध्यम से भी समझिए कि इस जहाज में जो आप देख रहे हैं सी पायरेट है, उनके हाथों में पूरी तरह से अत्याधुनिक वेपन्स हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे पूरी तरह से रडार और जीपीएस सिस्टम से लैश हैं। इसका मतलब यह है कि इसको इन्होंने भी पूर्ण रूप से मॉडर्नाइज किया है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है कि जो पायरेट ग्रुप हैं इसमें देखिए छोटे समूह की अगर बात करें, संगठित समूह है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू।
अगर हम छोटे समूह की बात करेंगे तो इसमें सामान्य रूप से लोकल फिशरमैन आते हैं, लोकल फिशरमैन। इसी प्रकार से संगठित जो आपका समूह है, उस संगठित समूह की अगर बातचीत करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से जो फार्मर जो सर्विसमैन हैं, जो वहाँ के गवर्नेंस में काम कर चुके हैं और आज की परिवेश में जब वो पूर्ण रूप से इस्तीफा लगा करके या सर्विस से बाहर हैं तो वो भी इस संगठन का हिस्सा बने हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें एक टेक्निकल ग्रुप भी काम करता है जो पूरी तरह से रडार सिस्टम, जीपीएस प्रणाली से लैस होता है। और ये आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डाकू का यहां से मतलब हो गया कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीपीएस सिस्टम को, रडार सिस्टम को और वेपन्स को परचेस करने के लिए अपना एक नेटवर्क भी बना रखा है। और कहीं ना कहीं जो भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, इंडिया हो, माल्टा हो या फिर यूक्रेन हो, जो भी देश हैं, इन देशों के यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को पूर्ण रूप से अंजाम दे चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सामान्य रूप से जो जहाज़ है, इस जहाज़ को आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये सोमालिया समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया जहाज़ माना जाता है। सन 2009 में यूक्रेन का एक जहाज़ था जिसे एरियाना के नाम से जाना जाता था। इस जहाज़ को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक किया और वहाँ की सरकार से लगभग 30 लाख यूएस डॉलर फिरौती लेकर के ही इस जहाज़ को उसने रिलीज़ किया। तो आप कह सकते हैं कितना जो इम्पोर्टेंट ये युद्ध जैसी स्थिति को बनाए हुए है, इस प्रकार से जो फिरौती की मांग कर रहा है, इस मांग को जो है किस प्रकार से वो अंजाम दे रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सन 2024 में माल्टा का एक जहाज था जिसका नाम था यम्बी रुएन। इस जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने पूरी तरह से हाईजैक किया और माल्टा की सरकार ने भारत सरकार के संपर्क के साथ इंडियन नेवी सक्रिय हुई और 35 समुद्री लुटेरों के साथ उस जहाज को छुटाया और मुंबई पुलिस को सोमालिया के उन 35 समुद्री लुटेरों को सौंप दिया तथा उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ और उनके खिलाफ अब कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो रही है। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से सामान्य रूप से वोट का भी प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट अटैक यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन मार्च 12, 2024 सोमालियाई पायरेट हाईजैक एमबी अब्दुल्ला, a Bangladesh flagged cargo ship on the Indian Ocean east of the Somalia. The pirates took 23 crew members hostage and only released them off upon receive a $5 million ransom. इस प्रकार से आप देखेंगे कि उन्होंने बांग्लादेश की जहाज से लगभग 5 मिलियन यूएस डॉलर की मांग की। इसी प्रकार मैंने जो यूक्रेन का नाम लिया, जिसमें एमबी रुइन का नाम आपने सुना होगा, माल्टा का जहाज था, उस जहाज को भी इसने पूरी तरह से हाईजैक किया था। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ एफोर्ट टू रिड्यूस पायरेसी। इस प्रकार के कृत्य को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बातचीत करें तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ईयू, यूरोपीय यूनियन तथा अन्य संगठनों के द्वारा प्रयास किया गया कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यानी सोमालिया का जो तट है, उस तट पर इस प्रकार का जो सी पायरेट जैसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है उसको पूर्ण रूप से रोका जाए। इसके लिए नाटो और ईयू के अपने जो बोट हैं, जो सबमरीन्स हैं, वो कहीं ना कहीं गश्त करती रहती हैं। वहीं भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, चाइना आदि देशों के द्वारा भी इस क्षेत्र में सोमालिया के समुद्री लुटेरों के ऊपर लगाम लगाने के लिए भी समय समय पर अपना कार्य किया जाता रहा है, अभ्यास किए जाते रहे हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रही सोमालिया के समुद्री लुटेरों के संदर्भ में। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इसको अभी तक पूर्ण रूप से लगाम दिया जा सका है, लेकिन काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो
ब्यौरा के हिसाब से ये पता चलता है कि सन 2023 में 125 घटनाओं को समुद्री लुटेरों ने अंजाम दिया था और सन 2024 में अभी तक लगभग 33 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अगर हम पिछले वर्ष से अभी की तुलना करें तो उसमें हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं 2023 की तुलना में 2024 में ये घटनाएं कम हुई हैं, जिसमें भारत सरकार अपनी शानदार सक्रियता को यहां पर दिखाया है और दुनिया भर में ये बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार के अंजाम कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत के जहाज को अगर हाईजैक कर लिया गया है तो भारत उसको बचाएगा। भारत कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर की भूमिका में आते हुए माल्टा और बांग्लादेश के जहाज़ों को रिसेंट में बचाने का भी कार्य किया है। तो भारत विश्व शांति के लिए या विश्व में समरसता लाने के लिए और विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए तथा आतंकवाद के खिलाफ निपटने के लिए जहां पर जरूरत होती है वह अपनी सक्रियता को या भूमिका को निभाता है। तो कैसी लगी जानकारी, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को जानने के लिए एमकेसी के साथ जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। जय हिंद।